Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. देखो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने ना एक जनरल बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। अभी तक हमने वर्ड अर्थ यूज नहीं किया, तो आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब तक तो हम जनरल ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। जनरल ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर लास्ट लेक्चर में रिवाइज करो ना, तो मेनली अभी आपको दो चीजें आपने पढ़ी है। एक तो ग्रेविटेशनल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। एक तो आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपल सा था, एक मास यहाँ पे है, एक दूसरा मास आपका यहाँ पे है। इसकी मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम, और इसके बीच में अगर सेपरेशन कोई डी है तो इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स होता था, ये जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर के इक्वल है। इसमें मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हमने बोला एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो ही चीज अब यूज होंगी आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपल से ऐसा था कि एक कोई मास है यहाँ पे, एक कोई मास दूसरा यहाँ पे, इसके बीच का अगर सेपरेशन कोई डी है तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इस सिस्टम की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी है। दिस इज नोन एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये वाला काम क्या आ गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बिजनेस है, ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, राइट। और इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है ना, इस यू इज सिंबल फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो रेफरेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। व्हेन d टेंड्स टू इनफाइनाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0। तो जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो d सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी इसकी आपकी। तो जस्ट यही दो फॉर्मूला अभी आपको यूज करना है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का, दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम क्या यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं, देखो अब तक जो हम ग्रेविटेशन वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो कोई भी बॉडी मे भी दो बॉल हो सकती है, मे भी प्लैनेट्स हो सकते हैं, मे भी मून हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। अभी तक मैंने स्पेसिफिक अर्थ का केस नहीं डिस्कस किया। तो आज जो हम चीज पढ़ेंगे ना, वी स्टडी द ग्रेविटी, है ना। कि भाई ग्रेविटेशन तो एक जनरल फिनोमेना है, उसी को जब हम स्पेसिफिक करते हैं तो उसको हम क्या होता है कि आपका ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे एक जो वर्ड यूज करेंगे, वी यूज द ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी इज द फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन, राइट, ड्यू टू अर्थ, है ना। तो जब अर्थ की वजह से आप ग्रेविटेशन के फिनोमेना को पढ़ते हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, राइट। तो अब आपका जो चीज आ गया, यहां से अर्थ का केस आ, ये आपका अर्थ है। अर्थ की रेडियस हम जानते हैं, अगर हम मान लें ऐसे अर्थ को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, अर्थ इज एज्यूम्ड एज, है ना, ये ट्रू नहीं है, एज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। जो डिस्कस कर रहे हैं अर्थ को हमने क्या एज्यूम किया है, एज्यूम्ड एज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो अर्थ को अगर हम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करें। तो ये आपका अर्थ है, इसका कुछ m मास होगा, और रेडियस ऑफ द अर्थ हम जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ होती है ये 6400 किलोमीटर होती है ना। वैसे तो वेरिएबल होती है ना, पोलर में थोड़ा सा ये कंप्रेस्ड रहता है और इक्वेटर से बल्ज आउट रहता है, लेकिन हम मान रहे हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, तो उसकी रेडियस हम कितने लेंगे, 6400 किलोमीटर। तो जब भी हम अर्थ का केस पढ़ेंगे तो जो भी चीज आपने पढ़ी थी नॉर्मल ग्रेविटेशन की, तो अर्थ के केस में भी हम यूज कर सकते हैं। पहली जो चीज हम पढ़ेंगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ। भाई सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, है ना। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे जी निकालना है कि अर्थ के सरफेस पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको मैं सपोज जी नॉट लेता हूँ। भाई अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सपोज जी नॉट है ना। कि अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, तो मैं इसको तो लिखूंगा, फोर्स को मैं मास से डिवाइड कर दूंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो होता है कि फोर्स बाय मास हो जाएगा। कि अगर मैं अर्थ का मास कैपिटल एम ले लूं और यहाँ पे मैं एक स्मॉल एम मास प्लेस कर दूं, तो ये स्मॉल एम मास को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सम फोर्स है। और इसी फोर्स को जब मास से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, जल्दी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। हां भाई एक्सेलरेशन तो निकालना है, फोर्स को हम किससे डिवाइड करते हैं, मास। तो आपको पता है कि इन दोनों चीज के बीच में जो फोर्स रहेगा इसकी वैल्यू हम जानते हैं। इसके बीच में जो फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर बाई स्मॉल एम, है ना। जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपके स्मॉल एम। आपको पता है कि यहाँ से स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, और जब कैंसिल हो जाएगी तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, है ना। कि अगर सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर हम बात करें कि अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है, कि अर्थ सरफेस पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी, है ना। इसी को मैं जी नॉट लिख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू सिंपल सी हो जाएगी जी एम बाई आर। तो ये डिपेंड करेगा कि मास कितना है, वो आपको अर्थ का मास पता ही होगा और रेडियस भी पता होगा 6400 किलोमीटर। तो जब इसकी वैल्यूज मैं पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली यही है जो हम जानते हैं, 9 पॉइंट मीटर पर सेकंड। अर्थ के सरफेस के बहुत पास, है ना। जो भी हम मैकेनिक्स में हम यूज कर रहे थे ना, वो अर्थ सरफेस के क्लोज ही तो कर रहे थे। जो आपके हाइट होती थी 1 मीटर 2 मीटर ऐसी होती, तो अर्थ के सरफेस पे या सरफेस पे क्लोज जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और उसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, चलिए आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना। लेकिन आपको पता है ये तो अर्थ के सरफेस पे है। अगर हम किसी हाइट पे निकालना चाहें, कि अगर आप ये निकालना चाहो कि भाई किसी हाइट पे क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है वेरिएशन होता है जी में, जी प्लस आर हो जाएगी। ये तो आपने सरफेस में निकाला है, लेकिन अर्थ के सरफेस से जैसे दूर जाते जाएंगे तो जी कम होते जाएगी, या किसी डेप्थ में जाते जाएंगे तो भी जी कम होते हैं। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर आप सरफेस से ऊपर जाते जाओगे तो भी जी कम होगा, और अंदर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। सर अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम की होगी। सर अंदर हाँ यस, वेट करो समटाइम, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। देखो आपको मेनली आपने ये निकालना है कि अभी तो आपने अर्थ के सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर निकाल दिया। अब अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि भाई इसको आप समझ लेना कि किसी इनसाइड एंड आउटसाइड पॉइंट पे क्या हो, है ना। कि भाई अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर। तो पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, बाद में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पेसिफिकली। मैं ये निकालना चाहता हूँ कि भाई अर्थ के सरफेस से पे इतना होगा, सरफेस के बाहर कितना होगा। हाँ जस्ट हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आपका अर्थ आ गया, है ना। तो अर्थ के सेंटर से किसी हाइट पे कितना होगा, तो मैं सेंटर से कोई स्मॉलर डिस्टेंस ले लूंगा, यहाँ पे कितना होगा, है ना। इसी को हम बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट। इस पॉइंट पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू कितनी होगी। इसी को मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी आउटसाइड। इस जगह पे जी की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं आपको करना है, आपने अभी बोला है इसका रेडियस कैलकुलेट है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉलर ले लिया आपने, और यहाँ पे आप स्मॉलर मास प्लेस कर दोगे। तो अगर मैं उस पॉइंट पे जी की वैल्यू निकालना चाहूँ, वही हो जाएगा फोर्स बाय मास। अब जो फोर्स बाय मास होगा, अगर मैं जी आउटसाइड निकालना चाहूँ तो जी की वैल्यू आपकी हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम बाय डिस्टेंस। ये पूरी ले लेंगे ना, अब रेडियस इसमें नहीं आएगा,
अर्थ के सेंटर से इसके डिस्टेंस, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारी चीज कैसे बिहेव करती है एज ए पॉइंट मास। ये आपको हो जाएगा जी कैपिटल इनटू स्मॉल m बाई r स्क्वायर, बाई m कैंसिल हो गया, तो m कैंसिल हो गया, जो g आउटसाइड की वैल्यू होगी वो g इंटू कैपिटल m बाई r स्क्वायर होगी, है ना। मतलब अर्थ के सरफेस के अगर हम बाहर देखें तो जो g होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई r स्क्वायर होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी g की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपके डिक्रीज, हाँ तो ये तो क्लियर है। तो भाई अर्थ के बाहर में अगर हम देखें तो r के साथ साथ g क्या होगा, जैसे कि आपका डिक्रीज है। तो ये तो मैंने जो पॉइंट लिया है ये मैंने आउटसाइड पॉइंट लिया, आउटसाइड अर्थ के बाहर, है ना, जी की वैल्यू कितनी है। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि इसके अंदर किसी पॉइंट पे कितनी है, सेम जी की वैल्यू किसी इनसाइड पॉइंट पे कितनी है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी इनसाइड, है ना, तो मैं सेम निकाल लूंगा कि अगर किसी इनसाइड पॉइंट पे निकालना चाहें, है ना, तो वो आपको थोड़ा सा समझना है कि उसको हम कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द जी एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो कई बार सर उसमें मास भी कम हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट पूछ रहे थे ग्रुप में क्वेश्चंस की कैसे निकालेंगे, वही मैं बोलता हूँ कि आपको देखो हर चीज एक सीक्वेंस में आती है ना, तो जब उस सीक्वेंस पे आप पहुंचोगे तो अपने आप आपको आ जाएगी, लेकिन अगर आप चाहोगे नहीं उसके पहले में सब कुछ जानना, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब वो सीक्वेंस आएगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ कि नहीं अभी हमने क्लास में नहीं पढ़ा इसलिए मैं नहीं बताऊँ, क्योंकि एक बार क्लास में पढ़ लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ये तो हमने आउटसाइड निकाला, अब मैं इनसाइड पॉइंट पे निकालता हूँ। देखो इनसाइड पॉइंट पे जब आप निकालोगे, जैसे मुझे निकालना है ये रेडियस है कैपिटल, हाँ अब मुझे निकालना है इसके सेंटर से किसी इनसाइड पॉइंट पे कितनी का कितना होगा, स्मॉलर की डिस्टेंस मैंने ले लिया, स्मॉलर कोई भी जनरल डिस्टेंस, मैं इसके सेंटर से अर्थ के स्मॉलर पे इस पॉइंट पे कितना। तो एक्चुअली में होता क्या है ना कि अब अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, एक तो इस पॉइंट के बाहर वाला अर्थ का पोर्शन, है ना, और वही चीज है कि जहां पे मुझे जी निकालना है वहां पे मैं एक मास प्लेस कर दूंगा, वहां पे एक पॉइंट मास प्लेस करूंगा, मैं बोलूंगा इनसाइड पॉइंट पे जो जी की वैल्यू होगी ये अगेन हो जाएगी फोर्स बाय मास। तो यहाँ पे एक स्मॉलर मास के ऊपर जो फोर्स रहेगा उसको जब मैं मास से डिवाइड करूंगा तो जी इनसाइड पॉइंट पे आ जाएगा कि भाई किसी भी इनसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू जैसे कि आपकी कितनी हो, है ना। अब देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जब इस मास के ऊपर अगर हम फोर्स निकालें तो क्या इस शेडेड पोर्शन की वजह से कोई फोर्स रहेगा, सर ये कैंसिल हो जाएगा ना सर, उस मास के ऊपर नहीं रहेगा। आपने शेल थ्योरम पढ़ा था या आपने यस शेल सर। थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी शेल है उसके अंदर में तो फील्ड जीरो होती है, तो अंदर में फील्ड जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, जैसे कि आपकी जीरो। तो हम बोलेंगे कि फोर्स ऑन स्मॉलर मास ड्यू टू आउटसाइड मास, आउटसाइड, हाँ इट्स स्मॉलर मास ड्यू टू आउटसाइड मास ऑफ अर्थ। सर पर अर्थ तो हॉलो नहीं है। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया ना बेटा, कि आपने बोला कि अगर इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो अगर मैं इसको खाली ले लूँ अंदर वाली तो चीज को लूँ ही नहीं तो फिर ऑलरेडी हो जाएगा ना। आपने ऐसा अज्यूम कर लिया कि अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को कंसिडर कर लूँ सिर्फ बाहर की वजह से, बाहर की वजह से तो उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। अभी तो मैंने अंदर की बातें नहीं की, तो मैं बोलूंगा फोर्स ऑन द स्मॉलर ड्यू टू द आउटसाइड मास ऑफ द अर्थ इज जीरो। भाई ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, तो जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड मास की वजह से, हाँ जो भी फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से होगा, जैसे कि आपका इनसाइड मास की वजह से। मतलब इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो सिर्फ इनसाइड मास की वजह से, जीरो, सो दैट force will be due to inside mass only, will be due to inside mass only, inside mass only। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इस मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा आउटसाइड मास की वजह से जीरो होगा, तो जो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा सिर्फ इनसाइड मास की वजह से। तो अब मैं जब ये लिखूंगा G इक्वल टू F बाई एम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
जी कैपिटल एम डैश, एम डैश किसका मास हो जाएगा, इस अंदर वाले पोर्शन का। इसमें तो मैंने पूरा मास ले लिया था, पूरे अर्थ का मास जो कैपिटल एम है, आपने जीएम ले लिया, लेकिन इसमें एम डैश जो है वो इनर मास है ना, इनसाइड मास की जो वैल्यू ले ली है मैंने कितनी ले ली, वैसे कि आपकी एम डैश ले ली, तो जी एम डैश बाय स्मॉल एम बाय कितना हो जाएगा, कि आपका आर स्क्वायर, इससे इसके डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉलर है, बाय स्मॉल है, तो यहाँ से जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो आपका आ जाएगा जी इंटू एम डैश बाई आर। और अब हम ये एम डैश निकाल लेंगे, कितना होगा एम डैश निकालना एकदम आसान है। एम डैश हम निकाल लेंगे इस तरह से, आप एम डैश इक्वल टू हो जाएगा एम बाई 4/3 पाई आर इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉलर ओपन डैश। पूरा अगर मैं अर्थ ले लूं, पूरे अर्थ का मास एम था, तो पूरे अर्थ को पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मैंने, ये मास पॉइंट वॉल्यूम आ गया ना, ये तो डेंसिटी हो जाएगी। इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, चलिए आपका डेंसिटी, ये जो टर्म आ जाएगा, ये जो टर्म होगा ये डेंसिटी हो जाएगी। पूरे अर्थ का मास कैपिटल एम था सॉलिड का, उसकी रेडियस कैपिटल आर, इसका मास पॉइंट वॉल्यूम जो होगा वही हो जाएगा डेंसिटी। लेकिन निकालना तो सिर्फ आपको इतने वॉल्यूम का है ना, इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास पॉइंट वॉल्यूम को इस पोर्शन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमडैश की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप देखो 4/3 तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से एमडैश की वैल्यू आपकी है ना, एमडैश की वैल्यू आ गई एम इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर, और इस एमडैश की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो जैसे हम यहाँ पे एमडैश की वैल्यू को पुट करेंगे आपका फॉर्मूला है जी इंटू एम आर क्यूब बाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, यहाँ से एक पावर तो इसकी कैंसिल होगी, तो यहाँ से जी का फॉर्मूला, जी की वैल्यू आ गई जी एम इंटू स्मॉल आर बाई, है ना, तो ये इनसाइड आउटसाइड जी का फॉर्मूला ही अलग होगा, है ना, कि जब भी हम बात करेंगे किसी इनसाइड पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे, तो आउटसाइड पॉइंट पे हो जाएगा जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसमें आर जो है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। जब मैं इनसाइड पॉइंट पे निकालूंगा तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर तो अर्थ का रेडियस है, स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो आप देखो वेरिएशन चेंज हो गया ना, कि अगर मैं बाहर में ले रहा हूँ 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन इनसाइड पॉइंट पे वेरिएशन कैसा है, इनसाइड पॉइंट में अगर मैं जी का वेरिएशन ले लूं, है ना, जैसे मैंने जी आउटसाइड लिखा है, अगर मैं इनसाइड पॉइंट में जी का वेरिएशन ले लूं, जी इनसाइड, है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल आर, है ना, ये क्या गया, जैसे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल, मतलब ये हो गया कि जब स्मॉल आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जी की वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप स्मॉल आर यहाँ पे बढ़ाओगे जी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी बढ़ती जाएगी। अगर स्पेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो यहाँ सही है कि जी की वैल्यू आर की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली, है ना, एक्चुअली में होगा क्या, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 है अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू 0, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं जी का डिस्टेंस के साथ, जी का अगर हम डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो आपको पता है अर्थ के सेंटर पे, है ना, जहां पे स्मॉल आर की वैल्यू 0 है जी की वैल्यू 0 होती है, और जैसे जैसे हम अंदर में से बाहर जाते जाएंगे जी की वैल्यू लीनियरली बढ़ती जाएगी, जी की वैल्यू लीनियरली क्या होगी, इसलिए आपकी बढ़ेगी, मतलब ये ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कैसा आ जाएगा, इसलिए आपका स्ट्रेट लाइन सीधे बढ़ता जाएगा, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल, और जैसे हम सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे जी की वैल्यू आपको पता ही होती है, चाहे आप किसी भी फॉर्मूला से निकालो, चाहे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर दो तो जी एम बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, या यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर तो जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और ये आपका हो जाएगा जी एम बाई कैपिटल, है ना, और जैसे हम अर्थ के सरफेस के बाहर गए अब वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बल्कि अब ये फॉर्मूला वैलिड है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो अब ये जो कर्व बनेगा वो आपका ऐसा होगा, यस, ये कर्व जो होता है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर।
तो जी इस लॉ के अकॉर्डिंग वैरी करती है, सेंटर में जी की वैल्यू 0, जैसे हम सेंटर के सरफेस की तरफ जाते जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सरफेस में मैक्सिमम होगी, और जैसे हम सरफेस से बाहर जाएंगे फिर से जी कम होता है, और कहां पे जाके जी 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब आर बहुत लार्ज हो जाएगा तो इनफाइनाइट पे जी की वैल्यू एक्सक्यूज मी सर, सर इसलिए अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 मानते हैं। हाँ इसलिए तो मानते हैं, यही तो रिलेशन है। तो भाई ये जी इनसाइड का फॉर्मूला आ गया कि भाई ये किस चीज का फॉर्मूला है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी इनसाइड पॉइंट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का सेंटर भी तो इनसाइड पॉइंट है, तो अर्थ के सेंटर पे अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट कर दें तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है, जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे जी बढ़ेगा, सरफेस में मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होकर इनफाइनाइट में फिर से क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 0। तो जस्ट आपको ये दो फॉर्मूले जानने, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनपुट पॉइंट, और ये जो फॉर्मूला होगा किसका हो जाएगा, जैसे कि आपके आउटसाइड पॉइंट। आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर एम डैश की वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी। इस चीज की क्या चीज की वैल्यू 0 हो सर एम जाएगी? डैश, सर एम डैश। हाँ वही बात है, वो बात वही है, एम डैश 0 हो जाएगा। सर तो फिर तो 0/0 हो जाएगा कहाँ एम डैश सेंटर है, में। कहाँ पे एम डैश 0? तो जी इंटू एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। कहाँ पे? अरे जब मैं एम डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, हर चीज को एक ही टर्म्स में लाएंगे तो यहाँ पे तो एम डैश तो है नहीं ना, ये टाइम है, ये एम डैश थोड़ी है, ये तो पूरा मास है, ये एम डैश थोड़ी है, कैपिटल एम, ये कैपिटल एम है ना भाई, एम डैश 0 हुआ है, एम थोड़ी 0 हुआ। तो आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो एम डैश 0 हो जाएगा, तो अगर एम डैश 0 हो जाएगा तो जी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कोई मास ही नहीं है जिसकी वजह से ग्रेविटी एक्ट करेगी, भाई कोई ऐसा मास ही नहीं है जिसकी वजह से क्या एक्ट करेगा, जैसे कि आपका जी एक्ट करेगा। तो जस्ट दो फॉर्मूले हैं, एक तो आपके जी इनसाइड का, तो दोनों के फॉर्मूले अलग होते हैं, ये और ये आपका हो जाएगा जी आउटसाइड, है ना। तो जी का वेरिएशन जो होता है वो इस तरह से होता है ना, और एक सरफेस का, भाई सरफेस पे अगर हम जी की वैल्यू निकालें, जी आउटसाइड, जी इनसाइड, जी एट सरफेस, सरफेस की वैल्यू पे आ जाएगा जी एम बाई कैपिटल। स्मॉलर जो है सेंटर से किसी पॉइंट पे डिस्टेंस पर, चाहे वो इनसाइड हो चाहे क्या हो सके आपका आउटसाइड, ये आपको तो ये फॉर्मूला हम इसमें क्या करेंगे यूज। तो ये ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में यही शो किया, तो भाई अर्थ की वजह से जी किस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी करता है ना। तो वो जो इमेज आपने बोला था ना, वो इमेज इसी को सिग्निफाई है ना, कि जी का वेरिएशन अर्थ की वजह से कितना होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। तो मैकेनिक्स में हम जो लेते हैं ना सरफेस पे लेते हैं और बहुत क्लोज लेते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट जी को हम कांस्टेंट मानते हैं, अदरवाइज जी की वैल्यू वेरी करती है। ग्राफ एक इम्पोर्टेंट। Sir, can you please wait? Please don't rub this graph. क्या चीज? ग्राफ मत मिटाइएगा सर, 2 मिनट। ग्राफ तो आपको पता ही है कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉलर आगे यहाँ से, तो बाकी सब टर्म तो कांस्टेंट है ना, तो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉलर आ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, जी बढ़ती जाएगी लिनियर, और आउटसाइड में जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर का ग्राफ आपका ऐसा, और जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा जी कम होता जाएगा, जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थ का इफेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 हो जाएगा, कोई एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं। ये आपके इसका तो रिलेशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ, तो मैंने 3 रिलेशन लिखे हैं, आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, 3 चीजें होती हैं जी के, आउटसाइड, इनसाइड एंड सरफेस। ठीक है, तो उस टाइम में कैसे बताता आपको,
जब कोई ये पूछ रहा था मेरे से ग्रुप में कि जी सेंटर में 0 क्यों, कैसे बताऊं जब आपने पढ़ी नहीं उस चीज को, कोई थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तब तो बता पाएंगे। जी 0 होता है सेंटर का, सेंटर में भी 0 होता है और इससे लार्ज डिस्टेंस पे भी 0, बीच में जी की वैल्यू रहती है ना, बीच में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है, एक्ट। अब इसी को थोड़ा सा, जो चीज आपने पढ़ी है ना, इसी को थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि जी की वैल्यू में वेरिएशन है ना, हम यहाँ बोलते हैं पहला चीज होता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। भाई हाइट के अकॉर्डिंग जी की वैल्यू चेंज होती है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द हाइट। अगर मुझे ये निकालना है, ये अर्थ है, रेडियस कैपिटल है ना, और अर्थ के सरफेस पे अगर जी की वैल्यू जी नॉट के इक्वल है तो सरफेस से किसी एच हाइट पे जी की वैल्यू कितनी है, आपको पता हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज है। हाँ भाई, अगर सरफेस पे जी नॉट है तो किसी एच हाइट पे जी की वैल्यू कितनी होगी, डिक्रीज होगी, कितनी होगी, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, हाइट के साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिंपल सा, आप जी आउटसाइड का फॉर्मूला यूज कर लो। अभी तो आपने पढ़ा है कि आउटसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू क्या होती है, आउटसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू होती है जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और स्क्वायर जो होता है वो ये डिस्टेंस होती है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है स्क्वायर। तो आपको पता है ये तो रेडियस हो जाएगा और ये एच है ना, तो यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका कैपिटल आर प्लस एच। भाई सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर तो होती है, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पे क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस एच। हम लिख सकते हैं जीएम बाई कैपिटल आर प्लस सरफेस पे जीएम बाई आर। आपने जी के पहले क्या लिखा, वेरिएशन इन जी एच साइड लिखा है, एट हाइट ड्यू टू हाइट, सर वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। एक्सक्यूज मी सर, दिस इज आउटसाइड, भाई आउटसाइड पॉइंट पे जी की वैल्यू ये होती है, जी की वैल्यू का सर फॉर्मूला होता है स्मॉलर स्क्वायर, और स्मॉलर सर सेंटर से डिस्टेंस होता है, स्मॉलर हम ये लेते हैं ना सेंटर से डिस्टेंस, तो अगर ये आर है और ये एच है तो स्मॉलर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अर्थ के सरफेस एक्सक्यूज पे मी जी की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलो यार, क्या बोलो, बोलो बोलो, सर, इसका जीएम में आंसर आर अपन इसका होल स्क्वायर होगा ना। अभी लिखा क्या मैंने पूरा यार, वो बीच में इंटरप्ट कर दिया, अब लिख रहा हूँ जीएम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, स्मॉलर की जगह पे आर प्लस एच, तो ये जी की वैल्यू आ गई कि भाई सरफेस से किसी एच हाइट पे जी की वैल्यू क्या होगी, सकती है आपकी। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को कई बार हम सिंप्लीफाई करते हैं, कई बार हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, लेकिन वैसे ये फॉर्मूला सही है कि सरफेस पे जी की वैल्यू जीएम बाई कैपिटल स्क्वायर होगी, किसी एच हाइट पे जीएम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, हाँ तो जस्ट ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना है, भाई किसी हाइट पे जी की वैल्यू जैसे कि आपकी ये। अब हम यहाँ पे आते हैं, है ना, यहाँ पे ले लिया इस तरह से आउटसाइड पॉइंट पे। अब हम आते हैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले जो आउटसाइड वाला फॉर्मूला है, थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। एक थोड़ा सा फॉर्मूला हम जानते हैं, आप देखो क्या करोगे आप इसमें, जो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इससे कैपिटल आर बाहर लेंगे, कैपिटल आर बाहर लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, यहाँ से आर स्क्वायर बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बच गया एच बाई आर, है ना। और उसके बाद जी इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीएम बाई आर स्क्वायर, और इस वाले पूरे टर्म को हम ऊपर लेते, ये आपका हो गया 1 प्लस एच बाई आर की पावर माइनस, हो सकता है ना सर, इसको ऊपर लेगा तो पावर -2 हो जाएगा। अब ये जो जीएम बाई आर स्क्वायर है एक्चुअली जी नॉट होता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, ये वाला
है ना, और यहां से आ गया 1 प्लस एच बाई आर की पावर माइनस। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है, वैसे ये फॉर्मूला ठीक है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, मोस्टली ज्यादातर फॉर्मूला जो होगा वो ये यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं। अगर किसी केस में ऐसा दिया हुआ है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, कि अगर जो हम हाइट ले रहे हैं वो रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है, जो हम हाइट ले रहे हैं अगर रेडियस ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में अगर बहुत कम है ना, जैसे मैंने रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, हाइट हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर या 500 मीटर, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी इक्वल टू हो जाएगा जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h, ये एक फॉर्मूला। अगर ये ऐसा दिया हुआ है ना, तो जी की वैल्यू का ये फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली आपका वैल्यू जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाई, है ना, इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, या बाद में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर जी की वैल्यू जी नॉट 1 प्लस एच बाय आर होल टू द पावर माइनस 2 तक तो समझ में आ गई, पर सर उसके आगे जो आपने लिखा वेट करो, हम एक वर्ड यूज करते हैं मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्चुअली में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि कहीं पे भी अगर 1 की प्लस एक्स की पावर n है, कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है ना कि 1 प्लस एक्स की पावर बेसिकली आपकी n है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस n, प्रोवाइडेड x शुड बी वेरी वेरी लेस देन। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है ये 1 प्लस एन एक्स के इक्वल है। तो इसमें आप देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, जो h बाई r होगा दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, आ गया ना, ये वाला जो टर्म है ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो जो 1 प्लस एक्स की पावर n है ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, तो जो n है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, n की जगह पे -2 है, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपको मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ तक तो फॉर्मूला वही है जो हम ये यूज करते थे, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेते हैं। लेकिन जैसे आपको लगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मे बी 500 मीटर 200 मीटर ऐसे कुछ है, तो हम इस फॉर्मूले की बजाय इसको हम यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम क्या ले सकते हैं, जैसे आपका 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे तो माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ, इसी चीज को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके हम ये फॉर्मूला, तो कई बार ये फॉर्मूला भी हम यूज, वैसे तो मेन ऑथेंटिक फॉर्मूला ये है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे हाइट के लिए वैलिड, कोई भी हाइट हो जाए उसके लिए ये फॉर्मूला तो वैलिड है। उसी में अगर हाइट बहुत कम ले लेंगे तो हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, कि आपका तो ये होता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, हाइट के हिसाब से जी की वैल्यू वेरी होती है, तो इसको ध्यान रखना, कई बार यूज होगा, इसी दिन मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन में बहुत बढ़िया यूज होता है, कई चीजों को कैलकुलेशन करने में बाइनोमियल एक्सपेंशन बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, उनके बाद में आप मैथ्स में पढ़ें, फिलहाल आप ये इस लेसन को, ये तो हो गया वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट, हाँ, कि जी में जो वेरिएशन होगा किसकी वजह से, ड्यू टू हाइट की वजह से, है ना। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट चीज है आपकी सेकंड, दैट इज योर वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, भाई जी डेप्थ के साथ भी वेरी करती है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू वेरी करती है। वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी और सेंटर ऑफ द अर्थ पे जीरो होगी। मुझे ये निकालना है कि अर्थ इसके रेडियस आप, है ना, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू जी नॉट के इक्वल है और जी नॉट जी एम बाई आर स्क्वायर की,
तो आपको ये निकालना है कि अर्थ के सरफेस से किसी डी डेप्थ पे, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी, भाई अर्थ के सरफेस से किसी डी डेप्थ पे कितनी जी की वैल्यू होगी। डी इज द डेप्थ, किसी डेप्थ पे जी है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी एट डेप्थ। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया जी इनसाइड का, भाई कोई अलग फॉर्मूला थोड़ी यूज करेंगे, जी इनसाइड का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा कि जीएम इनटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब होता है, ये तो फॉर्मूला होता है इसके इनसाइड पॉइंट पे। यहाँ पे आपने आउटसाइड यूज किया था, इस जगह पे हम इनसाइड पॉइंट यूज करेंगे कि अर्थ के अंदर निकालने में। अब इसमें स्मॉलर क्या होता है हम जानते हैं, स्मॉलर सेंटर से ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली, कि अर्थ के सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे जी की वैल्यू ये होती है। और देख लो यहाँ से अगर मैं स्मॉलर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये कैपिटल आर बाई डी माइनस डी तो हो जाएगा, भाई ये डी है, ये स्मॉलर है, और ये जो चीज है ये कैपिटल आर है, तो डी की वैल्यू आर माइनस डी हो जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू कैपिटल आर माइनस डी हो जाएगी। यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे आ गया जीएम इंटू आर माइनस बाई आर क्यूब। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लाना चाहूँ, जैसे मैंने ऐसे निकाला है कि सरफेस पे इतनी होगी तो एच पे इतना होगा, सरफेस पे अगर जी नॉट है तो एच पे इतना होगा, तो मैं इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ। यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख लो, जीएम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी बाई आर। तो आपको पता जीएम बाई आर स्क्वायर जी नॉट होता है, तो किसी डेप्थ पे जी की वैल्यू ये होगी जी नॉट इंटू वन माइनस डी, ये दूसरा फॉर्मूला है ना भाई। मेन फॉर्मूला तो यही होता है, इसी को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखिए। अगर अर्थ के सरफेस पे जी नॉट है तो डी डेप्थ पे जी की वैल्यू है, अर्थ के सरफेस पे अगर जी नॉट है तो एच हाइट पे जी की वैल्यू इतनी है, अर्थ के सरफेस पे अगर जी नॉट है तो एच हाइट पे जी की वैल्यू इतनी है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन सेटिस्फाई। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं, ये सारे डी के लिए वैलिड है। अर्थ के सरफेस पे अगर जी नॉट है तो डी डेप्थ पे जी की वैल्यू है, तो ये आपका आ गया वेरिएशन जी टू द ड्यू टू हाइट एंड ड्यू टू डेप्थ। तो ऐसा नहीं, हाइट से भी कम होती है, डेप्थ से भी कम होती है ना, कि हाइट और डेप्थ दोनों से क्या होती है, कम जी की। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर आपने टॉप पे क्या लिखा है सर, वेरिएशन इन जी, उससे आगे क्या लिखा है? जी ड्यू ओके सर, टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। जी में वेरिएशन डेप्थ की वजह से, कैसे निकला? क्या वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। तो ये हमने वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट निकाल लिया, वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ निकाल, है ना। अब एक चीज हम और निकालते हैं यहाँ पे, दैट इज द वेरिएशन इन जी ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। एक और वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन जी ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन, वेरिएशन इन जी ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। एक्चुअली में हम ये बोलते हैं कि अगर अर्थ इस तरह से हम स्टेशनरी मान लें, भाई अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड स्टेशनरी है, तब तो उसके सरफेस पे हर जगह पे जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, पूरे सरफेस पे जी की वैल्यू क्या रहेगी, जो आपकी सेम रहेगी। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है ना, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है इसी ओमेगा से, हाँ अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है, ओमेगा से क्या करती है, रोटेट। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर मेरा नेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे? रिकॉर्डिंग बाद में आएगी, कल मिलेगी आपको।
आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी। वेरिएशन इन जी ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ये आपका अर्थ है और इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, जैसे आपकी रोटेट कर रही है। हाँ, तो एक्चुअली अगर रोटेट कर रही है ना तो सरफेस पे हर जगह में चीज सेम नहीं होता। हाँ, अगर रोटेट कर रही है अर्थ तो सरफेस पे हर जगह पे चीज सेम नहीं होती। आपको पता है ये आपका इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया, जैसे आपका इक्वेटर, और ये आपका पोल हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ। है ना, तो बोलते रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से ना, अगर हम सरफेस पे ही भाई हाइट और डेप्थ के अकॉर्डिंग तो वेरी करता है, रोटेशन की वजह से इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ड्यू टू रोटेशन, हम यहाँ पे वर्ड ये यूज करेंगे, ड्यू टू रोटेशन वैल्यू ऑफ जी increases, G increases when we move from equator to pole, इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम होती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वजह से ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका डेरिवेशन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन आप इतना समझ नहीं पाओगे, वो हमें 11th में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आप उस फॉर्मूले को जान लें कि क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ पे कोई थीटा एंगल ले लूं, मुझे यहाँ पे जी निकालना है इस जगह, भाई इस थीटा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। थीटा जो होता है ये आपका लैटिट्यूड होता है, मुझे ये निकालना है कि थीटा लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू कितनी है। तो थीटा लैटिट्यूड पे जो जी की वैल्यू होती है उसका जस्ट अब ये फॉर्मूला है आपके लिए, भाई थीटा लैटिट्यूड पे जो जी की वैल्यू होगी, हाँ, उसकी वैल्यू आपकी ये होती है, जी इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर। इसमें थीटा वो एंगल है या लैटिट्यूड, आर रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा एंगुलर स्पीड जिससे वो रोटेट कर रही है, इसमें टर्म सब जानते हैं भाई, आर जो होगी रेडियस है, और थीटा जो है वो क्या मतलब है आपका लैटिट्यूड, ओमेगा जो होती है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा जो होता है वो एंगुलर स्पीड होता है, एंगुलर स्पीड, और जी नॉट की वैल्यू अभी हम जानते हैं कि जी नॉट जो होगा सिंपल जी एम बाई आर, या इसी को हम बोलते हैं 9 पॉइंट। हाँ, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ेगा, आपको ध्यान दो कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे ना, है ना, कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, ऐसे इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम, थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कम। और आपको पता है अगर ये चीज कम हो जाए तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, है ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी इंक्रीज, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अगर मैं ये निकालना चाहूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि भाई इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे कोई पॉइंट है तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, लिख दोगे यहाँ, इक्वेटर पे थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, हाँ, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, कॉस 0 तो 1 होता है ना, इक्वेटर पे जी की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी, सबसे कम, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम यही चीज पोल पे निकालना चाहें एट पोल, तो पोल की पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि पोल पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी,
और cos 90 जीरो होता है, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब जी नॉट के इक्वल है ना। इक्वेटर जहाँ पे थीटा जीरो है, g की वैल्यू सबसे कम होती है कितनी, और पोल पे g की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अर्थ के सरफेस पे, सरफेस से ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे वैसे आपकी थ्योरी ये है कि जी सेम रहना चाहिए, लेकिन रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से चेंज होती है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ेगी, और पोल पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी मैक्सिमम। तो पोल पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है वेरिएशन जी। हाँ बोले, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। सर cos स्क्वायर थीटा मतलब, सर cos स्क्वायर थीटा मतलब, cos स्क्वायर थीटा मतलब, इसका मतलब मैं समझ नहीं आया। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, सर cos मतलब स्क्वायर जैसे थीटा मतलब cos थीटा का स्क्वायर। ओके सर, ओके सर। इसी cos थीटा के स्क्वायर को हम cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, सही बोले। ये बात आपको नहीं पता, cos थीटा का अगर हम स्क्वायर ले लेना, ये cos स्क्वायर थीटा है ना, इस तरह से। तो ये आपका तीन वेरिएशन है, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ रोटेट का इफेक्ट ले लेंगे तो सरफेस पे ही जी की वैल्यू चेंज होगी। एक्सक्यूज मी सर, न्यूमेरिकल्स पे यूज सर 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 अर्थ आपने के जी नेट लिखा है, जी नेट इक्वल टू जी स्क्वायर थी जी। जी मिनिमम बेटा, जी मिनिमम। हाँ मतलब जी नेट है ये भाई, रोटेशन की वजह से नेट जी कितना हो जाएगा, इफेक्टिव जी बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बोल दो। सर अर्थ की एंगुलर स्पीड क्या होती है? एंगुलर स्पीड बहुत कम होती है, एंगुलर स्पीड 0.034 रेडियन पर सेकंड। 34 रेडियन पर कितनी होती है? बहुत स्लोली रोटेट करती है इसकी एंगुलर स्पीड। निकाल सकते हो आप एंगुलर स्पीड इससे। टाइम पीरियड आपको होता है 3 कितना होता है? 24 आवर होता है ना। आप एंगुलर यस स्पीड सर। निकाल सकते हो। टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा होती है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टाइम पीरियड हो जाएगी, और अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर। 24 इंटू कितना हो जाएगा? 24 आवर 60 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो इतने रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर लेते हैं, इस तरह से हम करेंगे, इससे ओमेगा आ जाएगी अर्थ के रोटेशन। ठीक है ना। तो ये 3 वेरिएशंस हैं। अब एक चीज और होती है जो कि थ्योरेटिकली आपको जानना चाहिए, एक हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, है ना। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। We use one term that is known as escape velocity. Escape velocity। escape speed लिखो जरा। क्या होती है escape speed? What is escape speed? क्या होती है आपकी, है ना? क्या होता है, कोई आइडिया इसके बारे में? What is escape speed? क्या होता है भाई escape speed? Speed needed by an object to sir escape from the sir atmosphere of Earth. नहीं, ये तो गलत है। एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ से एस्केप थोड़ी होती है। एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। हाँ, एस्केप हो जाए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना भाई। एस्केप स्पीड होती है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, सो दैट ऑब्जेक्ट escape अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को escape कर जाए, वापस नहीं है। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड and just reach infinite,
ये डेफिनेशन है। एस्केप स्पीड होता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट ऑब्जेक्ट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड जस्ट रीच इनफाइनाइट। तो ये अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ जीरो होगी? या तो सेंटर पे जीरो होती है या इनफाइनाइट पे जीरो होती है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कहाँ पे कर पाएगा? जब वो इनफाइनाइट पे पहुंचे। तो इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें ताकि वो जस्ट इनफाइनाइट पे पहुंचे, है ना? दिस इज द मिनिमम स्पीड, है ना? यहाँ पे एस्केप स्पीड के आगे यहाँ पे मिनिमम मिनिमम minimum speed of projection so that the object escape the earth gravitational field and just reach infinite। अब हम ये escape speed निकालेंगे कैसे? आपने तो ये बोला कि भाई escape speed की डेफिनेशन ये है, escape speed की जो डेफिनेशन है वो ये भाई अर्थ ये है ना? इसकी रेडियस r है। तो हम कितनी स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, कैसे भी, वर्टिकल ऐसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये escape speed है v, ये कहाँ पहुंच जाएगा? इसलिए आपका इनफाइनाइट में पहुंच जाएगा। हाँ भाई, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास आप स्मॉल एम ले लो। तो कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि इनफाइनाइट पहुंच जाए, उसी को हम बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो अब ये एस्केप स्पीड हम निकालेंगे। ये एस्केप स्पीड हम निकालते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये एस्केप स्पीड कैसे निकालेंगे हम? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। We use the law of conservation of mechanical। और law of conservation of mechanical energy मैंने आपको बताया था। ये law of conservation of mechanical energy का मतलब हो जाएगा kinetic and potential का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये kinetic and potential का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। मतलब ये हो जाएगा k1 plus u1 is equal to k2 plus u1। हाँ, अब k1 और u1 मैंने लिया है कहाँ पे? अर्थ के सरफेस। जब आप इसको यूज करोगे ना, k1 plus u1 इक्वल टू आपको यूज करना है k2 plus u। ये मैंने लिखा है अर्थ सरफेस, कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता था, लेकिन हम सरफेस ऑफ द अर्थ से निकालते हैं। और फाइनल जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट। तो कितनी स्पीड से अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करें ताकि इनफाइनाइट पे पहुंचे। तो एक पॉइंट आपका अर्थ का सरफेस है, दूसरा पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट। तो अर्थ के सरफेस पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ m इंटू वी ई स्क्वायर। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है आपके सीखना, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई हाफ। तो माइनस हो जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई बी स्क्वायर ई है या बी ई स्क्वायर है? वी ई स्क्वायर। वी स्टैंड फॉर एस्केप ओके स्पीड। सर। वी की सब्सक्रिप्शन भी है, वो एस्केप स्पीड को शो करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल टू, जब ये इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि इसने वर्ड यूज किया है जस्ट रीच इनफाइनाइट। जस्ट रीच इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है, पढ़ा था कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी, तो ये काइनेटिक पोटेंशियल सरफेस पे इनफाइनाइट पे जीरो। हाँ, प्लस लिख लो, जब जीरो है तो माइनस लिखने का मतलब नहीं। तो जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम अर्थ के सरफेस पे होगा उतना इनफाइनाइट पे होगा। यहाँ से एस्केप स्पीड आ जाएगी। यहाँ से अगर मुझे एस्केप स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो हाफ एम वी एनर्जी भी जीरो होगी इनफिनिटी पे। क्या चीज? पोटेंशियल तो इनफाइनाइट पे जीरो होती है, तो फॉर्मूला है। आप यहाँ पे आर इनफाइनाइट पुट करो इस फॉर्मूले में, तो यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी ना। आर इनफाइनाइट होगा तो 1/0 इनफाइनाइट जीरो इक्वल टू जीएमएम बाई आर। यहाँ से स्मॉल कैंसिल, यहाँ से एस्केप स्पीड का फॉर्मूला, एस्केप स्पीड की वैल्यू होती है 2 GM बाई। ये
भाई इतनी स्पीड से अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा ना तो ये वापस नहीं आएगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करता है। इसमें जी पता ही होता है, एम मास ऑफ द अर्थ है, आर रेडियस। इसी को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ, मैं क्या करूंगा, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। वैसे तो ये भी फॉर्मूला ठीक है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिखना चाहूँ ऐसे, तो उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, वो जी एम बाई आर वैसे होता है, आप आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर। और ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है ना, जी एम बाई आर, जी की वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस पे, ये आपको आ जाएगा रूट 2 जी नॉट, ये लिख सकते हैं, है ना। 2 ये जी नॉट हो गई, जो कि पता होता है 9.8 होता है। तो एस्केप स्पीड चाहे तो आप ये लिख लो, चाहे ये। अब इससे जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे अगर मैं एस्केप स्पीड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया रूट 2 जी नॉट आर होती है। जब इससे आप कैलकुलेट करोगे ना, जी नॉट की वैल्यू आप पुट कर दोगे 9.8 और अर्थ का रेडियस आप पुट कर दोगे 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर अर्थ के सरफेस से इतनी मिनिमम स्पेस से किसी चीज को प्रोजेक्ट करें तो वो फिर इनफाइनाइट पे चलेगा, है ना। यही अर्थ के सरफेस से स्पीड की है। तो मेन फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को आपको यूज, एस्केप स्पीड किसी भी प्लैनेट की मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड है, कितना मास है, कितना बेसिकली आपका रेडियस। तो इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि भाई मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर? अर्थ में एटमॉस्फेयर है, मून के सरफेस पे सर एटमॉस्फेयर नहीं आपने है। 6400 के बाद 10 के बाद 3 क्यों लिखा? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, ओके सर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपका जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बाद में फिर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है एटमॉस्फेयर मून में? सर क्योंकि मून का मास बहुत कम है। हाँ सर मून का हाँ, मास मास बहुत बहुत कम है, या उसके जी की वैल्यू कम होती है। मून के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है ना, सर वो 1/, जी जो होती है एट मून इज इक्वल टू द जी ऑफ अर्थ जो होता है, इसका 1/6 होता है। और सर आर की वैल्यू भी कम होती है। हाँ तो उसी से जी आ गया बेटा, और आर की वैल्यू भी कम होती है। सही बात कि भाई जी की वैल्यू भी कम होती है और आर की वैल्यू भी कम होती है, तो इसकी एक्चुअली एस्केप स्पीड कम होती है। एस्केप स्पीड जो मून के सरफेस पे है ना, दिस इज लेस देन एस्केप स्पीड एट द अर्थ सरफेस। सर ये जो एस्केप स्पीड हमें कंटिन्यूसली देनी पड़ती है या हम इंटरवल पे भी दे सकते हैं एस्केप करवाने के लिए? सर एस्केप स्पीड जो है वो कांस्टेंट होनी नहीं, वो चाहिए। स्टार्टिंग स्पीड है। एस्केप स्पीड स्टार्टिंग की स्पीड है, सरफेस पे इतना होना चाहिए, बाद में तो कम होगी, ज्यादा होने। सरफेस से इतने स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो जो एस्केप स्पीड मून पे होता है वो एस्केप स्पीड अर्थ से कम है। तो एक्चुअली में गैसेस एस्केप कर जाती है, इससे जो गैसेस होती है ना एस्केप कर जाती है। अर्थ का एस्केप स्पीड ज्यादा है, इसलिए एस्केप नहीं करता। मून से एटमॉस्फेयर एस्केप कर जाता है, उसको ग्रेविटी फाइंड नहीं करके रखती है ना, अर्थ फाइंड करके रख पाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मून का जो एस्केप स्पीड है वो अर्थ से क्या होता है, कम है, इसलिए एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर एस्केप करता है। आप देखो कि हम जब वर्ड यूज करते हैं ना, हम यूज करते हैं अर्थ ब्लैक होल, एक वर्ड यूज करते हैं। ब्लैक होल की थ्योरी भी यही है ना, कि जब आप वर्ड यूज करते हो ना ब्लैक होल, है ना, तो ब्लैक होल की भी थ्योरी में एस्केप स्पीड ही आता है। जब आप वर्ड यूज करोगे ना ब्लैक होल, ब्लैक होल एक्चुअली में क्या होता है ना, ये सुपर डेंस प्लैनेट होता है, सुपर डेंस स्टार या प्लैनेट है ना, बहुत डेंस होते हैं।
सुपर डेंस मतलब इसकी रेडियस बहुत कम हो जाती है और मास बहुत लार्ज। और देखो इसकी 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 एस्केप स्पीड कितनी हो जाएगी। एस्केप स्पीड अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2gm/r। मास तो कुछ है, अगर मैं इसके रेडियस को कम करता जाऊं, है ना, कि अगर इस प्लेनेट की रेडियस को मैं कम करते जाऊं, इसको सुपर डेंस बनाता जाऊं, आपको पता आर कम करेंगे तो वी ज्यादा हो जाएगी, वी बढ़ती जाएगी ना। तो एक स्टेज पे ऐसा होता है कि एस्केप स्पीड जो होती है ना, ये ग्रेटर देन सी हो जाती है। भाई इतना ज्यादा आपने आर कम करके इसकी डेंसिटी बढ़ा दी कि इस प्लेनेट की जो एस्केप स्पीड है वो सी से ज्यादा होगी, वेयर सी इज द द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ सी इज द स्पीड, है ना। सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसकी इसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी। इसलिए लाइट अंदर तो आई, है ना, लेकिन इसको एस्केप नहीं कर पाएगी, नहीं ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि उसकी एस्केप स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। उसी चीज को हम ब्लैक होल या सुपर डेंस बॉडी लिख लो, उसी से रिलेशन है। तो मून में एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, उसका रीजन भी सर फिर ब्लैक होल में एटमॉस्फेयर होगा? इसके सर ब्लैक उसका तो होल पे कोलैप्स कर जाएगा। हाँ ब्लैक होल में इतनी वो मतलब कोलैप्स ही हो चुका है, प्लाज्मा वगैरह में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो इतनी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया होगा ना उसमें कि वो उस गैसियस फेज में रहेगा ही नहीं, प्लाज्मा वगैरह में कन्वर्ट, उसका भी यूज भाई। ब्लैक होल क्या होते हैं, जिसकी की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सही आपको ये आपके स्पीड मेन फॉर्मूला जो था वो ये मैं लिखा था इसको। और ये कैसे आया, कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, के एंड यू का सम क्या रहेगा, ये आपका कॉन्सेप्ट, है ना। इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक थ्योरी जानने के बाद हम ये चीज जानते हैं। एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा अटेम्प्ट करो इसे आप। वैसे तो इसकी अभी एक क्लास और लगेगी जिसमें कि हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल आप एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, ग्रेविटेशन बेसिक्स। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर आप क्वेश्चंस कब से देते हो? हाँ ऐसे में तो कोई सोर्स फिक्स नहीं है, जहां से मुझे लगता है कि रिलेवेंट क्वेश्चन है वो दे देता हूँ मैं आपको। कोई ऐसा फिक्स नहीं है ऐसा कि मैं बता दूं कि यहाँ से मैं दे रहा हूँ। सही है तेजस आपका आंसर, हाँ सही है। सही है, मयंक शुक्ला भी सही है, उत्कर्ष कुमार सही है आपका आंसर, सही।
हाँ, काफी लोगों ने सही आंसर भेजा है ना? सही है, खुशी सही आंसर है आपका, अमन गुप्ता सही आंसर है आपका, युग शर्मा सही आंसर है, कनिष्का सही है, मयंक शुक्ला सही है ना? खुशी चकारा आपका आंसर सही है ना? पता नहीं कुछ लोगों का आंसर डिफरेंट, उदिता सिंह अब आपका आंसर सही है ना? आपने सही आंसर दिया। चलो मैं बताता हूँ आपको। संस्कृति जैन, योर आंसर इज करेक्ट। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इससे आपको। देखो कुछ नहीं इसने बोला हुआ है, इसने बोला ये अर्थ है ना? तो अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे अगर कोई मास रखा हुआ है इस मामले में, तो अर्थ के सरफेस पे तो जी की वैल्यू जी नॉट के इक्वल होती है, तो इसका वेट मतलब एम जी नॉट हो जाएगा ना। एम जी नॉट की वैल्यू 200 न्यूटन। अर्थ के सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, एम जी नॉट। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, 200 न्यूटन। तो अर्थ के हाफ वे डाउन मतलब r/2 डेप्थ पे कितना होगा आपको पता है, वहां पे इसकी वैल्यू m इंटू जी हो जाएगी, है ना? और ये जो g होता है इस डेप्थ पे, इसका फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, g इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर। आपको निकालना है 1 इंटू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर की वैल्यू निकालना है। अगर एम जी नॉट इतना है तो इसकी वैल्यू कितनी है, एम जी नॉट को यहाँ 200 पुट कर दो और डी की वैल्यू आप r/2, तो इससे आपका 100 न्यूटन है ना? यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि जी कम हो चुका है ना? जी जो हो चुका है वो हाफ हो चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू इसमें आ गई। सही बोल रहा आप, इसमें सबका आंसर 100 न्यूटन सही था, है ना? 100 न्यूटन वाज द करेक्ट आंसर, है ना? वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये आप कर लेंगे, है ना? ये हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये। ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा ना? हाँ अप्रोक्सीमेट आ सकता है क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर भेज दो अपना, क्या आ रहा है आपका, फिर मैं चेक करता हूँ। अच्छा, ये आ रहा है क्या आंसर? लेट मी चेक। ओहो, सबका तो अलग अलग आंसर आ रहा है।
मन का अलग आ रहा है, संस्कृति अलग आ रहा है, उदिता अलग आ रहा है, तेजस। चलो चेक करता हूँ फिर, मेरे पास तो आंसर है नहीं इसका। ऋषित का आंसर अलग है। मैं बताता हूँ, तनिष्का अभी आपको बताता हूँ। हाँ अमन गुप्ता, अब आपने चेंज कर दिया ना, मतलब इनके आंसर सही है। अमन गुप्ता, खुशी आपका आंसर सही है, ऋषित सही है, अनुदिता सही है, संस्कृति सही है। सर पहले लगा कि ना अर्थ के अंदर होगा। अर्थ के अंदर नहीं तो बाहर बोल रहा है। योग शर्मा सही है आपका आंसर। What is the gravitational force on it due to Earth at a height is equal to the half of the radius? Height word यूज किया है ना, height मतलब ये आ जाएगा। ओके मैं सर। सूत्र तो बिल्कुल ही अलग आंसर आ गया। चलो मैं चेक करता हूँ फिर। अर्थ के सरफेस पे 63 है, तो r/2 हाइट पे कितना होगा? क्या निकालना है? पहले डायग्राम बना लिया तो। हाँ, पहले तो आप डायग्राम क्या निकालना है आपने, तो इसने बोला है कि ये अर्थ है, अगर इसके सरफेस पे कोई बॉडी m मास की रखी हुई है, वो जो mg0 होगा, इसकी वैल्यू अगर 63 न्यूटन है ना, तो इसके r/2 हाइट पे कितना होगा? r रेडियस है, यहाँ पे कितना होगा? ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें केयरफुली रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ g की वैल्यू आ जाएगी। अब ये g कितनी होती है आपको ध्यान रखना। इस g की वैल्यू हम लिखते हैं gm/r+h का होल स्क्वायर। ऐसा लिखते हैं ना उसमें। इसी में अगर मैं ऐसा लिख दूं, इसे gm/r² 1+h/r का होल स्क्वायर, और gm/r² g0 हो जाएगी। तो यहां से आपका आ गया g0 डिवाइड बाई 1+h/r। अब इसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसमें आप बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, है ना। इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये चीज मेन जानना होता है कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। 1 - 2h/r हम यहाँ पे ये यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूज होता है व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r के रिस्पेक्ट में r/2 बहुत छोटा थोड़ी होगा। यही तो h है, r/2 के Yes, r के sir. रिस्पेक्ट में r/2 छोटा थोड़ी होगा। तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये यूज तो बिना बाइनोमियल एक्सपेंड करके। mg0 इतना है, आपको निकालना ये है mg0 बाई 1+h/r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आउटराइटली रिजेक्ट हो गया, इस केस में हम इसको यूज करेंगे। तो आपको तो mg0 की वैल्यू तो 63 है, 1+h/r, h की वैल्यू r/2 है, 1/2 मतलब 63 इंटू 4/5 आपका आंसर। उससे क्या आंसर आ रहा है ना, 63 इंटू 4/5 से क्या आंसर आ रहा है? ये आंसर होगा ना? नहीं सॉरी, कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हाँ 63 इंटू 4/9 है ना। h की जगह पे r/2 पुट करेंगे तो हाफ आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा ना, तो स्क्वायर होगा तो 4/9। उससे क्या आंसर आ रहा है? विच आंसर इज करेक्ट? कौन सा रहा भाई आंसर? इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट। 28 हाँ न्यूटन। 20। इससे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है इसलिए आपका, है ना। तो जो बाकी आंसर लगा रहे थे, हो सकता है इसको यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है। इसको यूज करोगे तो हो सकता है कोई आंसर मैच करे। ये हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत कम हाइट की वैल्यू। यहाँ तो हाइट r/2 है ना, और किस में r/2 बहुत छोटा था। ध्यान रखना कब इस फॉर्मूले को यूज करना है और कब इसको यूज करना है, ये केयरफुल। तो इसमें आपने ये वाला है ना, दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतने काफी है।
इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करना। अभी हम इसी के क्वेश्चन अभी और भी करेंगे बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एंड एस्केप स्पीड। आपके ग्रुप में कल वीडियो मतलब वीडियो अपलोड तो हो जाएगा, लिंक में कल शेयर करूंगा, थोड़ा टाइम लगता है उसको शेयर, तो संडे को लिंक शेयर करूंगा। बाय बाय। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Have a nice day ahead. Have a nice day, sir. थैंक यू, Have a nice day, sir.